हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। तो आइए साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज की ये नेक्स्ट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यदि शिक्षक ने कक्षा में शिक्षार्थियों को 8 - 2 = 6 सिखलाया और शिक्षार्थी घर पर आकर फ्रीज में रखे 8 अंडे में से 2 अंडे को निकाल लेने के बाद यह समझता है कि उसमें मात्र 6 अंडे ही शेष रह गए, तो यह इसमें से किसका एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ को क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। टीचर जो है वो यहाँ पे माइनस सिखा रहे हैं बच्चों को और बच्चे उसको घर पे आकर के प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो पाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है: अनुलंब अंतरण, पार्श्वीय अंतरण, द्विपार्श्वीय अंतरण और समस्तर अंतरण। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पार्श्वीय अंतरण का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन आई थिंक ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ भी रखा हुआ है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें प्रतिवर्ती या सहज क्रियाओं की अवस्था तथा ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था 2 है, तथा तीसरा निम्नांकित में से कौन सा है। तो यहाँ पे इसको समझिएगा, ये थ्योरी से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। मानसिक विकास की 3 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें से कि पहला क्या है, प्रतिवर्ती या सहज क्रियाएं, जो कि नेचुरल है, स्वाभाविक है। दूसरा है ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं यानी कि सीखी गई क्रियाएं। और इसमें से तीसरा कौन सा बताया गया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे: प्राक संक्रियात्मक अवस्था, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की अवस्था, ठोस संक्रिया की अवस्था या फिर औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर, यानी कि तीसरा कौन सा हो जाएगा, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की अवस्था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। तो आपके बीपीएससी के पेपर में इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूली जीवन के बीच यानी कि लगभग 9 से 10 साल की उम्र से अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ रहता है। ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझिएगा। ये स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, यानी कि कोई बच्चा है जो कि सपोज डैट की 3rd क्लास का बच्चा है, वो अपने क्लास से नीचे, अपने एज से नीचे के क्लास के टास्क को नहीं कर पाता। यानी सपोज डैट कोई 3rd क्लास का बच्चा है, वो 2nd क्लास के मैथ्स को या फिर चीज़ों को वो कवर अप नहीं कर पाता है, तो ऐसा करने में वो असमर्थ रहता है, तो वह पिछड़ा बालक कहलाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट में ये कहा गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, पिछड़े बालक की शैक्षिक लब्धि 95 से ऊपर होता है। और 3rd स्टेटमेंट है कि पिछड़े बालक की मानसिक आयु अपने समकक्षियों से कम होती है। तो यहाँ पे तीनों में से कौन सा सही है, यहाँ पे नीचे ये कोडिंग दी हुई है। तो आपको पता होगा कि जब हम एक एवरेज आईक्यू लेवल की बात करते हैं, तो एवरेज आईक्यू लेवल क्या होता है, 90 to 110 तक का होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड जो है, पिछड़े बालक की शैक्षिक लब्धि 95 से ऊपर होती है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे मैच नहीं खा रही है। यहाँ पे क्या है, सही क्या है, मतलब ऐसे बालकों को क्या कहेंगे हम, नॉर्मल एवरेज औसत लेवल का, औसत स्तर का बालक कहेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है, 3rd जो है, वो यहाँ पे हमें ठीक दिख रही है। तो यहाँ पे कोडिंग भी दी हुई है। ऑप्शन ए है कि क्या केवल 2 सही है, गलत है ये। बी है कि 2 और 3 सही है, ये भी गलत है। 3rd है 1, 2 और 3 सही है, ये भी गलत है। यहाँ पे सही कौन कौन सा है, 1 और 3rd सही है। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या है, सिर्फ केवल एक सही है। ये कोडिंग में ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोडिंग सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को सही से समझिएगा, ये 3rd भी है इसमें, लेकिन क्योंकि किसी भी ऑप्शन में ये मैंशन नहीं है, इसमें मैंशन है तो इसमें 2 भी है, 2 बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मैंशन है तो फर्स्ट इसमें मैंशन नहीं है, इसमें केवल 2 ही है, तो केवल 1 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और यहाँ पे भी ये कोडिंग वाला ही क्वेश्चन लग रहा है, ये देखते हैं क्या है। समस्या बालक में संतोषजनक अंतर्व्यक्तिक संबंध बनाने की अक्षमता होती है। नेक्स्ट है, समस्या बालक में विषाद की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है, समस्या बालक सामान्य परिस्थिति में सामान्य व्यवहार दिखाने में सक्षम होते हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं क्या है। स्टेटमेंट नंबर 4 है, समस्या बालक में समायोजनशीलता की कमी होती है। तो यहाँ पे कोडिंग दी हुई है कि कौन सा इसमें राइट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ऑप्शन पहला ऑप्शन था वो 2nd और 4th ऑप्शन, ये 3 यहाँ पे करेक्ट है। जो 3rd वाला स्टेटमेंट था वो गलत था। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा बैक में जा करके आप इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है,
यहाँ पे लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तरुणावस्था और किशोरावस्था। तो यहाँ पे इसका टाइमिंग दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया है कि कितना ड्यूरेशन होता है एक का दूसरे से। तो यहाँ पे इसका जो राइट मैच है वो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 3 का 4 और 4 का 3, ये वाला यहाँ पे राइट मैच दिया हुआ है। तो इसको आप देख लीजिएगा एंड इसको मिला लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं कई बार। तरुणावस्था और किशोरावस्था, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है। तरुणावस्था क्या है? 12 से 14 साल। किशोरावस्था क्या है? 14 से 19 साल। नेक्स्ट है, ये एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है। कापलान ने मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के कई प्रकार बताए हैं और प्रत्येक प्रकार में 3 कारकों की भूमिका का वर्णन किया गया है, जिसमें परामर्शदाता और परामर्श ग्रहणकर्ता 2 हैं और तीसरा है। मीन्स यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे काउंसलिंग रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपके सिलेबस का बहुत ही मेन टॉपिक है ये काउंसलिंग वाला टॉपिक जो है। ये कापलान है, एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने काउंसलिंग के बारे में बताया हुआ है और काउंसलिंग में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को उन्होंने इंपॉर्टेंट बताया है। कौन कौन से फैक्टर है? पहला फैक्टर है काउंसलर, जो कि काउंसलिंग करने वाला है। दूसरा है परामर्श ग्रहण करता, यानी कि क्लाइंट या पेशेंट, जिसको कि रोजर्स ने क्लाइंट वर्ड कहा हुआ है, जो कि परामर्श लेने आया है, काउंसलिंग कराने आया हुआ है। और तीसरा कौन सा होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन हम देखते हैं, प्रशासकीय परामर्शदाता, क्लाइंट सूत्र, गौण रोकथाम और प्राथमिक रोकथाम। तो यहाँ पे थर्ड वन जो इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा क्लाइंट सूत्र। नेक्स्ट है, ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से क्वेश्चन है। गीता किसी बड़े उद्योग में एक पर्यवेक्षक है। पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइज़र है। उसे प्रत्येक कर्मचारी की उत्पादकता, कार्य आदत को लगातार प्रेक्षण करना एवं रेट करना आवश्यक है। इसके लिए निम्नांकित में से किस प्रक्रिया को उसे अवश्य ही पूरा करना होगा? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, निष्पादन मूल्यांकन, अभिरुचि आविष्कारिता, अभिक्षमता परीक्षण या फिर कर्मिक चयन। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निष्पादन मूल्यांकन। क्योंकि वहाँ पे क्या करना है, उसको ऑब्जर्वेशन करना है, एम्प्लॉयज़ को काम करते हुए देखना है, उनकी रेटिंग करनी है और बेसिकली उनका परफॉर्मेंस जो है उसको वो इवेल्युएट करेगी। तो इसलिए ये प्रोसेस को कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसे क्रिया शोध के प्रकार में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? सहभागी शोध, निदान सूचक शोध, आनुभाविक शोध या फिर क्षेत्र शोध। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्षेत्र प्रयोग जो होता है उसमें हम क्रिया शोध हम अप्लाई यानी कि अप्लाइड रिसर्च को हम वहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, लीडरशिप से ये क्वेश्चन आ रखा हुआ है। निम्नांकित में से किस शैली में नेता अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर समूह मतैक्यता के आधार पर कोई निर्णय लेता है? A1, G2, C1 या फिर A2। तो ये थ्योरी दी हुई है। इस थ्योरी के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो गूगल सर्च करिए, इसको पढ़ लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए। और यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि G2। नेक्स्ट है, G2 यानी कि किस तरह का नेता होता है? प्रजातांत्रिक नेता होता है, यानी कि सबको साथ लेकर के चलता है। किसी भी डिसीज़न में सबका सबकी राय लेता है और इसके बाद में वो किसी भी कंक्लूज़न तक पहुंचता है। नेक्स्ट है, भारतीय संदर्भ में किस तरह का नेतृत्व अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा? तो भारतीय संदर्भ में पूछा गया है यहाँ पे, तो 4 ऑप्शन है यहाँ, प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व, कार्य उन्मुखी नेतृत्व, कार्य संतोषक नेतृत्व और निर्देशात्मक नेतृत्व। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है कार्य संपोषक नेतृत्व। अलग अलग लीडरशिप स्टाइल के बारे में दिया गया है, थ्योरी दी गई है, तो उसको ध्यान से पढ़िए, देखिए कौन सा नेता किस तरह का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक मनोविज्ञान में मशहूर हॉर्थोन अध्ययन का नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत ही फेमस है। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं तो हॉर्थन स्टडी और इसके अंतर्गत जितने भी स्टडीज़ हुई थी उन सब का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्यों हुआ था, कंक्लूज़न क्या रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टेलर, गिलरेथ, मेयो और नेलर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है मेयो ने इसको लीड किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों एवं अभियंताओं के अनुसार कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श तापक्रम प्रसार निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65 फ़ारेनहाइट से लेकर के 77 फ़ारेनहाइट तक। नेक्स्ट है, MMPI 2 द्वारा कर्मचारियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का मापन होता है। निम्नांकित में से किनका इसके द्वारा मापन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए MMPI 2 के बारे में पूछा है, तो अगर आपको पता है MMPI का फुल फॉर्म क्या होता है तो उसका फुल फॉर्म फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए। एंड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कोई भी टेस्टिंग है, खास करके पर्सनालिटी टेस्ट, तो वो किस पर्सनालिटी के किस डायमेंशन को मेज़र करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि MMPI 2 जो है वो क्या नहीं मापता। इसमें से 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मनोविकृत विचलन, अल्पोन्माद, उन्माद और मनोग्रस्ती बाध्यता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोग्रस्ती बाध्यता, यानी कि OCD, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर जो है उसको यहाँ पे MMPI 2 के द्वारा मापन नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, कर्मचारियों में निरस्ता दूर करने का सबसे उत्तम उपाय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। 4 ऑप्शन है, कार्य के दौरान संगीत देना, कार्य चक्र, कार्य विस्तार या फिर कार्य के अर्थ एवं महत्व का शिक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक रोटेशन होगा जिससे कि निरस्ता नहीं आएगी कार्य में। नेक्स्ट है, पद विश्लेषण प्रश्नावली का उपयोग प्रायः किस में किया जाता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कार्य तुष्टि के मापने में, कार्य विश्लेषण में, औद्योगिक मनोबल को मापने में या फिर दुर्घटना उन्मुखी कर्मचारियों की पहचान करने में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्य विश्लेषण में हम लोग पद विश्लेषण जो है वो एक तरह से पद विश्लेषण यानी कि कार्य विश्लेषण। नेक्स्ट है, औद्योगिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की कैसी शाखा है। शुद्ध शाखा, प्रयुक्त शाखा, प्रयोगात्मक शाखा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी अप्लाइड साइंस है, ये अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत इसको रखा जाता है औद्योगिक मनोविज्ञान को। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंडियन साइकोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उड्डीयाना का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मुद्रा, प्राणायाम, बंध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये एक बंध होता है, ये स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, बंध होता है। प्राणायाम के दौरान कोई बंध लगाया जाता है और उस प्राणायाम को जिसके थ्रू किया जाता है, तो ये एक बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन एवं अंतर्दर्शन का योग किस योग को कहा जाता है। राजयोग, ज्ञान योग, मंत्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजयोग को मन एवं अंतर्दर्शन का योग कहा जाता है। अंतर्ज्ञान मनन किस प्रकार का योग है। राजयोग, मंत्र योग, कर्मयोग या फिर हठ योग। ये हठ है, स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, हठ योग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर्ज्ञान मनन क्या है, एक मंत्र योग का एक टाइप है। नेक्स्ट है, दिव्य रेखी शक्ति संचार में कितनी श्रेणियां होती हैं, 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। नेक्स्ट है, केलर योजना किसे कहा जाता है। केलर योजना के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन है, इसको हम देख लेते हैं। निर्देश के व्यक्तिक क्रम को, कंप्यूटर द्वारा सहायता प्राप्त निर्देश को, रेखीय प्रोग्राम को या फिर शाखा प्रोग्राम को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने बच्चों की एक नैतिक दार्शनिक के रूप में अध्ययन करने पर सर्वाधिक बल डाला है। लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, हेथरिंगटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग जो है उन्होंने यहाँ पे मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी दिया हुआ था और उन्होंने बच्चों में नैतिक विकास किस तरह से डेवलप करता है उस पर इन्होंने फोकस किया हुआ था। तो इनकी थ्योरी की पूरी वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक मानवीय समस्याओं के समाधान में मनोवैज्ञानिक प्रविधियों विधियों एवं सिद्धांतों के उपयोग से मनोविज्ञान के जिस क्षेत्र का वर्णन होता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, समाज मनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी या फिर मानवतावादी मनोविज्ञान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी यहाँ पे है, यानी कि मानवीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। और अभी मैंने बात की कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक वातावरण का मानव व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन है पर्यावरणीय मनोविज्ञान, पारिस्थितिकी मनोविज्ञान, सामाजिक संपर्क या फिर पारिस्थितिक तनाव निर्धारण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्यावरणीय मनोविज्ञान। प्रॉपर ये पेपर भी आपने पढ़ा होगा अपने मास्टर्स में। नेक्स्ट है, रीता का परिवार हवाई अड्डे के पास रहता है और कोलाहल, ये कोलाहल है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। कोलाहल के कारण उनके परिवार में निम्नांकित में से किसकी होने की संभावना तीव्र है? मीन्स रीता की फैमिली जो है वो हवाई अड्डे के पास रहती है। हवाई अड्डे के पास रहते हैं यानी कि वहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ी एरिया है। तो वहाँ पे उन फैमिली मेम्बर्स में कौन सी बीमारी होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फोड़ा या फिर ये हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, लो बीपी या फिर माइग्रेन या सिर दर्द। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइग्रेन या फिर सिर दर्द भी जिसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत देर तक अगर आप नॉइज़ी एरिया में रहते हैं तो माइग्रेन होने के चांसेस हो जाते हैं और साथ ही साथ में हाई बीपी भी हो सकता है। नेक्स्ट है, अपने परिवार के साथ घर के बजाय किसी मोटर या कार में समय बिताना निम्नांकित में से किसका एग्जाम्पल है? यानी अपनी फैमिली के साथ घर में नहीं रह करके उसी फैमिली के साथ घर से बाहर रहना, गाड़ी में रहना, तो ये किसका एग्जाम्पल बताता है? 4 ऑप्शन है, सामयिक घनत्व का, प्राथमिक क्षेत्र का, सामाजिक घनत्व का या फिर स्थानिक घनत्व का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थानिक घनत्व का। उस स्थान के घनत्व को यहाँ पे ये दर्शाता है। कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस रह रहे हैं तो इसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर ही लेते हैं। नेक्स्ट है, कॉलेज के बगल में मोहन एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले घर में रह रहा है। अगर उसकी प्रतिक्रिया कुछ विशेष तरह की होती है तो इसका अर्थ यह हुआ वह घर में अन्य लोगों से सामाजिक रूप से कटा रहेगा, वह अपना समय पढ़ाई में कम व्यतीत करेगा, वह अत्यधिक विषादित हो जाएगा या फिर वह सामुदायिक सेवा में अधिक सक्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने घर के लोगों से बहुत अलग थलग सा रहेगा, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में रह रहा है तो उसे थोड़ी सी शांति चाहिए होगी, उसे थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के प्रमुख स्तर हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि कोलबर्ग के अकॉर्डिंग क्या क्या यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे ये इसका राइट आंसर है, यानी कि कोलबर्ग ने क्या बताया था? 3 स्टेजेस बताए थे, प्राक परंपरागत अवस्था, परंपरागत और उत्तर परंपरागत अवस्था, यानी कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल इन्होंने बताया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो की, सामुदायिक विज्ञान के कुछ संप्रत्यात्मक नियम हैं, इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? 4 ऑप्शन है, रोकथाम, संकटकालीन हस्तक्षेप, सामाजिक तंत्र परिवर्तन और पेशेवर भूमिका विस्तार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पेशेवर भूमिका का विस्तार जो है इसको यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने लगभग 30-32 क्वेश्चन को देखा। आप कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन को करेक्ट आपने किया। तो आज की वीडियो यहीं तक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।